आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं ओम्स लॉ, जो कि वेक्टर और स्केलर दोनों फॉर्म में हम लोग देखेंगे और ओम्स लॉ को प्रूव भी करेंगे और उसकी लिमिटेशंस और उसके जो फेलियर्स हैं वो भी हम लोग इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रिक करंट का छठा टॉपिक्स है। इससे पहले हम लोग 5 अलग अलग टॉपिक्स इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आई होप कि वहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और एक बात ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो अमूमन एग्ज़ाम में पूछता है 12th फिजिक्स के लिए। आज हम लोग ओम्स लॉ के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि मान लो कि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हम लोग को पता है कि कोई भी जो कंडक्टर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी के कारण यानी रूम टेम्परेचर पर वो रैंडम इधर उधर मूव करते हैं, ठीक है, जिसकी स्पीड हम लोग पहले ही भी देख चुके हैं। पहले वाले वीडियोस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से हम लोग समझे हैं वहाँ पे। यानी ये थर्मल एनर्जी पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम इधर उधर मूव करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी इनिशियल पॉइंट पर ही वापस पहुँच जाता है। एक बात जो हम लोग को यहाँ पे समझना होगा कि इसके थर्मल एनर्जी के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो उसकी डिस्टेंस ज़रूर होती है, वो मूव करके वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आते हैं, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होती है। और इसी डिस्प्लेसमेंट को क्रिएट करने के लिए हम लोग एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं विद द सोर्स ऑफ सेल, ठीक है। और ये जो अपने इनिशियल पॉइंट पे आने के बजाय ये डिस्प्लेस्ड होकर एक नया पॉइंट पर पहुंचता है। और इसी डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग टाइम के साथ रिलेट करते हैं तो उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जो पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर यहाँ पे समझो कि अगर हम यहाँ सेल लगाते हैं, सबसे पहले एक बैटरी को हम यहाँ कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक हम ले लेते हैं। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन पे है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो इंटरनल कंडक्टर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव चार्ज, वो अट्रैक्ट होकर वो डिस्प्लेस्ड करेगा, ठीक है। वो डिस्प्लेस्ड करने के कारण ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो क्रॉस करता है उसी को हम लोग करंट कहते हैं। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गई करंट की, जिसको हम आई से इंडिकेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये अलग अलग केसेस के लिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट समझने का मतलब है ओम्स लॉ समझेंगे, तो हम लोग सबसे पहले ऐसे करते हैं कि एक बैटरी यूज करते हैं और उसके लिए हम लोग जब करंट क्रिएट होता है इस कंडक्टर में, जिसको कि हम आई कह रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये सिचुएशन को ऐसे समझो कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि फर्स्ट केस में V1 और I1 का जो रेशियो है वो क्या आता है। सपोज़ मान लो कि अगर हमारा ये जो मान है 2 वोल्ट और करंट जो है वो 4 एम्पियर अगर आता है, अगर हम इसको वोल्ट मीटर और इसको आमीटर पे अगर हम लोग नोट करते हैं तो ये हमारे पास जो रीडिंग आता है, सपोज़ मान लो ये कैंसिल आउट होने के बाद हमारा रिजल्ट हो गया 1/2। सेकेंड पोजीशन पे अगर आते हैं और नंबर ऑफ़ सेल की संख्या हम बढ़ा देते हैं, मान लो कि हम यहाँ पे 2 सेल लगाते हैं, ठीक है, और इस दोनों सेल के कारण जो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको V2 कह रहे हैं। तो इस स्थिति में हमारे पास पोटेंशियल V2 है, तो करंट जो है ऑफकोर्स वो अधिक ही होगी, क्योंकि ये हम लोग को पता है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उतना ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर डिस्प्लेस्ड करेगा और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से वो क्रॉस करेगा, यानी करंट भी बढ़ेगी। तो ऐसा करते हैं कि मान लो कि अगर हम इसके सिचुएशन को ऐसा पुट करते हैं 6 और इसको अगर हम 12 पुट करते हैं, ठीक है, मान लो ये हमारा जो रीडिंग आ रहा है वो ये भी हमारे पास कैंसिल आउट होने के बाद 1/2 आ रहा है। थर्ड सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि मान लो अगर हम 3 सेल्स लगाते हैं और ये तीनों सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा V3 हो, और ऑफकोर्स यहाँ पोटेंशियल अगर अधिक क्रिएट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी हमारे यहाँ ज़्यादा क्रिएट होगा। तो V3/I3 का रेशियो अगर मान लो हम 10/20 पुट करते हैं और ये हमारे पास कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर भी मान हमारे पास 1/2 आ रहा है। तो एक बात गौर करो कि प्रत्येक स्थिति पे जितना बार भी हम पोटेंशियल चेंज कर रहे थे, पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे, तो उसके रेशियो में करंट भी चेंज हो रहा था। फाइनली तीनों स्टेज पे अगर हम लोग बात करें तो तीनों स्टेज पे एक बात क्लियर हो रही है कि हमारा जो रिजल्ट है वो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि V/I का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ओम्स भी यही कॉन्सेप्ट कहा था और वो उनका कहना था V प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन आज हम लोग ये कॉन्सेप्ट तो समझेंगे, लेकिन हम लोग ओम्स लॉ को वेक्टर और स्केलर फॉर्म में भी समझने का प्रयास करेंगे। चलो देखोगे यहाँ पे हम लोग इसके डिफिनेशन को लिख के रखे हुए क्या है कि ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी क्या क्या फिजिकल कंडीशन हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, ये अलग अलग जो कंडीशन है वो सभी कुछ कांस्टेंट होनी चाहिए। द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर
ठीक है, ऐसे समझने का प्रयास करो। मान लो कि अगर हम यहाँ पर एक कंडक्टर क्रिएट करते हैं, ये हमारा एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्रिएट करने के लिए एक पोटेंशियल बैटरी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी बैटरी जो कनेक्ट है वो आई है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा और इसमें जो फ्लो ऑफ करंट है वो हमारा आई है। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट भी इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, यहाँ पे गौर करो तो पोटेंशियल इज ऑल्सो ए टर्म ऑफ स्केलर क्वांटिटी, आई इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि पोटेंशियल और करंट ये दोनों के बारे में हम लोग बेसिकली समझ चुके हैं कि ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है। दैट्स वाई वी कैन से दैट ओम्स लॉ का ये स्केलर फॉर्म है जो हम लोग यहाँ भी प्रोपोर्शनल टू आई कर रहे हैं। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट यूज करेंगे जिसको कि आई आर कह रहे हैं हम लोग, वेयर आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, जिसको आर से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा ओम्स लॉ का ये स्केलर फॉर्म हो गया जिसके लिए हम लोग भी इक्वल टू आर आई की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसके स्लोप को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें ग्राफ पेपर पे, लेकिन एक बात और यहाँ पे समझ लो कि अगर हम इसको भी से, ये वाई एक्सिस है जिसको हम भी से इंडिकेट कर रहे हैं और ये हमारा एक्स एक्सिस है जिसको आई से इंडिकेट कर रहे हैं, ये इनिशियल पॉइंट है। लेकिन एक बात और गौर करो, यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि जितने भी फिजिकल कंडीशन है वो रिमेंस कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर ओपनली एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग करेंगे तो वहाँ तो हर समय हमारा टेम्परेचर और इन्वायरमेंट चेंज होते रहता है। दैट्स वाई इस पूरे सिस्टम को हम लोग आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने का मतलब ये है कि ना तो कोई टेम्परेचर बाहर जाएगी ना ही कोई टेम्परेचर अंदर की ओर आएगी। दैट्स वाई इसकी जो थर्मल टेम्परेचर है जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम इधर उधर मूव कर रहे थे वो हमारा क्या होगा कि कांस्टेंट हो जाएगा, यानी उसकी जो स्पीड है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। दैट्स वाई वैसी स्थिति में हमारे पास जो रिजल्ट होगा भी प्रोपोर्शनल टू आई का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होगा। वैसी स्थिति के लिए जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इस दोनों मान को अगर निकाल कर प्लॉट करते हैं तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन बताता है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ओम्स लॉ के लिए भी बाई आई, या फिर अगर हम लोग बात करें भी बाई आई के लिए हमारा एक मान आता है, ये हो गया हमारा कांस्टेंट जिसको हम लोग आर से इंडिकेट कर रहे हैं। देखो यहाँ अगर हम इसी चीज़ को अगर स्लोप में इंडिकेट करते हैं, मान लो कि हमारे पास यहाँ आई और ये भी वाला टर्म है और ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे अगर हमको स्लोप निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, तो इस पॉइंट पर हम लोग जो थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है वो लेंगे। ठीक है, और इसके बढ़ाए हुए हिस्से पे यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 90 डिग्री बन गया। तो इस 90 डिग्री के अनुसार ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, तो दैट्स वाई इसको भी हम भी कहेंगे। और ये इसके साथ ये हमारा आई कॉन्सेप्ट हो गया। तो हम लोग को पता है स्लोप के लिए हम लोग टेन थीटा यूज़ करते हैं। ठीक है, स्लोप के लिए हम लोग टेन थीटा यूज़ करते हैं। टेन के लिए क्या होता है, ये हमारा जो फॉर्म हो गया एल बाई बी की जगह पे हमारे पास जो है वो पोटेंशियल भी हो गया और यहाँ हो गया आई। ये जो मान है ये हमारा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ये इस बात को सूचित करता है और इसी कांस्टेंट को हम लोग आर के रूप में इंडिकेट करते हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। एक बात यहाँ और समझ लो कि ओम्स लॉ जो है वो एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, यानी इसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं ओम्स लॉ कहीं पे लागू हो रहा है, कहीं पे लागू नहीं होता है। वैसे मटेरियल्स, वैसे कंडक्टर मटेरियल्स जिसके साथ ओम्स लॉ को हम लोग लागू कर सकते हैं उसको हम लोग ओमिक मटेरियल कहेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो हम लोग फेलियर्स में जाके पढ़ेंगे कि जहाँ पे ओम्स लॉ जो है हमारा वो कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता, यानी भी बाई आई का जो मान है वो कहीं ना कहीं चेंज होता है अलग अलग सिचुएशन के साथ। तो वैसे मटेरियल्स को नॉन ओमिक मटेरियल हम लोग कहेंगे। अब चलो हम लोग आते हैं ओम्स लॉ को प्रूफ करते हैं कि प्रूफ हम लोग इसको कैसे करेंगे। चलो आते हैं ओम्स लॉ के प्रूफ पे। सपोज मान लेते हैं हम कि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम एक सेल लगाए हुए हैं, बैटरी लगाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल लगाने के बाद नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए मान लेते हैं और इसकी जो टोटल लेंथ है उसको स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर जितने नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्रॉस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसी को हम लोग करंट कहते हैं। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम पे जितनी भी हो सकते हैं उसको हम लोग एन से इंडिकेट करेंगे, यानी एन हमारे लिए यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज हम लोग को पता है ई होता है। ये सारा कुछ जो
ज़रूरतें हैं जिसको कि अभी हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव क्रिएट हो रहा है जिसको कि हम लोग कैपिटल ई से इंडिकेट कर रहे हैं। हम लोग को पता करना है कि V बाई आई क्या होता है, यानी V बाई आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कांस्टेंट आना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम लोग V बाई आई का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को ये पता होगा कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई के साथ रिलेशन अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को पता था ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स या डी आर वहाँ लिखे होंगे जहाँ पे हम लोग ये दोनों के रिलेशन को एक साथ समझे थे। लेकिन यहाँ पे जब हम पूरे सिस्टम पे बात करते हैं तो ई इक्वल टू माइनस ई वी बाई डी एक्स की जगह हमारे पास जो एल है यहाँ पर टोटल के लिए बात कर रहे हैं एल के लिए, और हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड फॉर्म बात करेंगे, इसलिए हमारे पास जो मान है वो यहाँ पर ई इक्वल टू वी बाई एल होगा। तो वी इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू एल हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे, यानी वी की जगह पर हम यूज कर सकते हैं ई इंटू एल। याद करो कि अभी तो पिछले 2 वीडियो के क्लासेस में हम लोग आई इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन निकाल के रखे थे वो हमारे पास ये आया था। ठीक है, एन ई ए पी डी। ठीक है, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, ये नंबर इलेक्ट्रॉन्स है और ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए वॉल्यूम है जिसको कि हम लोग एन से इंडिकेट किए हुए थे। तो आई की जगह पर हम लोग मान रख सकते हैं एन ई ए वी डी। ठीक है, चलो इसी को हम लोग आगे लेते हुए चलेंगे। वी बाई आई इक्वल टू हमारे पास जो मान है ई एल एन ई ए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग मान बैठाते हैं जो कि हम लोग ई एम इंटू टाउ। टाउ इज ए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, 2 सक्सेसिव जो कॉलिजन होते हैं उसके बीच में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कह रहे हैं जिसको कि हम लोग टाउ से इंडिकेट कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे गौर करो तो ये कैपिटल ई जो है हमारा कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिलाकर जो मान बचने वाला है वो ये है कि ये m ऊपर चला गया, m बाई एन ई ए एल बाई टाउ। ठीक है, ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास जो मान हो गया वी बाई आई इक्वल टू एम एन ई टाउ एल बाई ए। ठीक है, अब यहाँ जो गौर करोगे सभी बच्चे इसमें कि किस बेस पे हम इसको कांस्टेंट करने वाले हैं। देखो यहाँ पर m जो है, m हमारे लिए जो मान है m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, और वो लगभग 9.1 इंटू 10⁻31 kg हो गया, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया। n जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। हाँ, ये वेरिएबल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर बढ़ने या घटने के कारण ये हमारा चेंज हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या किए, इस पूरे सिस्टम को आइसोलेट किए हुए हैं, तो आइसोलेट किए हुए तो कोई टेम्परेचर ना अंदर आ रहा ना ही बाहर जा रहा है। दैट्स वाई ये हमारा एन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ई इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ई इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग कहते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो गया। ये हमारे पास मान कांस्टेंट है, ये 3 मान ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब आओ चौथा पे आते हैं, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये गौर करो, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कब चेंज हो सकता है, जब यहाँ पे थर्मल एनर्जी चेंज होगा। यानी अगर हम यहाँ पे आइसोलेटेड के बजाय ओपन प्लेस पे करेंगे तो टेम्परेचर कम बेसी होने के कारण ये हमारा चेंज होगा। ये चेंज होगा तो ऑफकोर्स ये एन भी चेंज होगा। दैट्स वाई ये पूरा सिस्टम जो है हमारा आइसोलेटेड है, यानी इसमें ना तो कोई टेम्परेचर बाहर से अंदर आ रहा है ना ही अंदर से बाहर आ रहा है। दैट्स वाई ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ये भी हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। ऑफकोर्स एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये तो चेंज नहीं हो सकता, जितना बड़ा हम लोग लिए हुए वही हमारे पास है। और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये भी हमारा चेंज नहीं हो सकता। यानी कुल मिला के अगर हम कहें कि अगर हमारे पास फिजिकल कंडीशन जो है अगर वो कांस्टेंट रहे, यानी ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना प्रेशर चेंज हो रहा है, तो वैसी स्थिति में m भी कांस्टेंट होगा, n भी कांस्टेंट होगा, e का ऑलरेडी मान कांस्टेंट है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी हमारा कांस्टेंट होगा, l और a तो ऑलरेडी फिजिकली जो स्ट्रक्चर है उसके कारण तो वो कांस्टेंट है। ये यानी ये जो पूरा मान है ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा टोटल जो मान है वो कांस्टेंट फॉर्म में हो गया, यानी v बाई आई इक्वल टू हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। दैट्स वाई v इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ। तो ये हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, ये भी हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो ये समझने के लिए टोटल करने के बाद ये हमारा v इज प्रोपोर्शनल टू I का जो कॉन्सेप्ट है ये ओम्स लॉ हम लोग का यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। ठीक है,
इस इक्वेशन को नाम देकर हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 अगर हम इसको पुट करते हैं, क्योंकि इसका अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में प्रूव करने के लिए, ये हमको हेल्प करने वाला है, इसलिए हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखे हुए हैं। अब हम लोग आते हैं ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पे। ये हमारा 2 कॉन्सेप्ट हो गया, यानी ओम्स लॉ प्रूव कर लिया और ओम्स लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो भी हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलो देखोगे, ओम्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट निकल के आया था हम लोगों के पास, वो आया था V = RI, ठीक है। यानी ये भी हमारा स्केलर है, ये भी स्केलर है, ठीक। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आया था स्केलर फॉर्म के लिए। अभी जस्ट एक इक्वेशन लिखे हुए थे, इक्वेशन 1 जहाँ पे हम लोग लिखे हुए थे, हम उसको यहाँ पे वापस फिर से लिख रहे हैं। V/I = mne² tau L/a। एक चीज़ यहाँ सुधार लोगे सभी बच्चे, हमारे पास E/E² के फॉर्म में होगा, ठीक है। हमारे पास जो मान होगा I का, जो यहाँ पे मान निकल के आ रहा है ne² tau, ठीक है, L/a, ये हमारा V/I का ये रेशियो निकल रहा है, ठीक है। ये टोटल मान ही कांस्टेंट है, दैट्स वाई भी प्रोपोर्शनल टू I हो गया। तो अब हम लोग इसी जो वैल्यूज़ था उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ne² tau L/a, ठीक है। चलो देखोगे अब इसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं। ये वाला वैल्यूज़ वहाँ चेंज कर लोगे, ठीक है, E² के फॉर्म में होगा। V/ इस L को हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। और ये करंट जो है हमारा ऊपर चला गया, तो mne² tau I/a, ये हमारे पास मान निकल गया, ठीक है। अगर बच्चों तुम लोग को याद होगा तो हम लोग ये पढ़ पाए थे कि जो हमारे पास मान है E = -dV/dr का वैल्यू या dx का वैल्यू पढ़े थे। अगर x हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस था, इसी को अगर हम पूरा सिस्टम पे बात करेंगे तो dV/dl जो हम लोग कंडक्टर L लिए हुए थे वो होगा। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म पे बात करेंगे तो E = हमारे पास जो मान होगा V/L होगा। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि ये वाला जो मान है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी E के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा मान हो गया, V/L को हम ये लिखेंगे mne² tau, ये हो गया। अगर पिछला वीडियो देखे होंगे जहाँ पे हम लोग करंट डेंसिटी की बात किए हुए थे, जहाँ पे हम लोग J = हम लोग पढ़े थे I/A, यानी करंट बाय एरिया, ठीक है। तो I/A जो हम लोग पढ़े हुए थे, तो ये I/A को करंट डेंसिटी J के फॉर्म में कहेंगे, तो J इज़ ऑल्सो करंट डेंसिटी इज़ ए वेक्टर फॉर्म। ये हमारे पास मान हो गया। अगर हम लोग कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये जो वैल्यूज़ बचा हुआ है, ये अगर कांस्टेंट हो, जैसे हम लोग बात किए हुए थे कि किसी कंडक्टर पे जहाँ पे हम सेल लिए हुए हैं और ये पूरा सिस्टम आइसोलेटेड है, तो यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कांस्टेंट होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द चार्ज जो है वो वही होगा, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे जो होगा वो भी हमारा कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे थर्मल एनर्जी हमारा कांस्टेंट है और रिलैक्सेशन टाइम भी उसकी वजह से क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखो तो ये वाला मान हमारा कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट मान को हम लोग रो कहते हैं, ठीक है। रो यहाँ पे हो गया हमारा क्या, रेसिस्टिविटी, ठीक है। और ये J हो गया, यानी कुल मिलाकर एक ये कॉन्सेप्ट निकल गया, वेयर mne² tau, इसी को हम लोग रेसिस्टिविटी कहेंगे, रेसिस्टिविटी, ठीक है। ये रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी वाली जो बातें हैं वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। यानी ये जो ओम्स लॉ पहले हमारा V = RI के फॉर्म में था, अब ये हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, E = ρJ, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E/ρ = J हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 1/ρ जो रो है, E = 1/ρ जो जिसको हम लिखेंगे, इसी को 1/ρ को हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसको कि सिग्मा से इंडिकेट करेंगे, यानी E × सिग्मा, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास जो मान निकल गया वो J निकल गया, ठीक है। यानी J = सिग्मा E, ये हमारा एक फॉर्म निकल गया जिसको कि हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ कहेंगे, और एक फॉर्म हमारा ये निकल गया। ये दोनों बहुत ज़रूरत पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा है तो जाता ही है। साथ ही साथ हम लोग को ये भी समझना होगा कि ये दोनों से कई सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग को आगे चल के पढ़ना है। तो सिग्मा = या फिर तुम यहाँ पे देखो J/E = हम लोग सिग्मा कह सकते हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टेंट मान है। तो ये हमारे लिए हो गया ओम्स वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म का ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म निकल गया, ठीक है। ये फॉर्म हमारा निकल गया। हम लोग इससे पहले भी V = RI की बात कर चुके थे। R = हमारे पास V/I निकला था। R क्या था, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस कि अगर हम SI यूनिट की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो गया, V के लिए हमारा वोल्ट और पर एम्पियर हो गया, यानी V वोल्ट पर एम्पियर, इसी को हम लोग ओम्स बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा ओम का ये सिंबल हो गया। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखोगे कि रेसिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो हमारे लिए क्या हो गया, ओम,
चलो अब हम लोग पढ़ते हैं ओम्स के फेलियर और उसकी लिमिटेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग रेसिस्टेंस और ओम्स को भी डिफाइन कर लेते हैं, ताकि तुमको जो अगर क्वेश्चन पूछे कि रेसिस्टेंस क्या है या फिर एक ओम किसको कहेंगे उसको समझ लो। ठीक है, ये रेसिस्टेंस क्या होता है, इसको रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या होता है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, उसको लिख लोगे। ठीक है, देखो ऐसे अगर हम लोग कहें कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, क्योंकि ये जो आर है इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड फॉलोइंग द करंट इन द कंडक्टर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसको नोट्स में कन्वर्ट करोगे। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी भी आर इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है, ये तो बात होगी रेसिस्टेंस का। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि 1 ओम या ओम्स के बारे में अगर आप क्या समझते हैं कि रेसिस्टेंस के जो 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको समझ लो कि जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम ए इक्वल टू जो हम अगर 1 एम्पियर मानते हैं, तो ये जो आर का जो वैल्यू है वो आर और आई क्या होगा, आर और भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसको 1 एम्पियर मानते हैं तो आर इक्वल टू क्या हो गया, भी। इसी को हम लोग ओम्स के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। कैसे, देखो यहाँ द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ohms इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट। ठीक है, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। अगर हम 1 एम्पियर का करंट फ्लो करते हैं और वहाँ पर 1 वोल्ट उसके दोनों एंड पे क्रिएट होते हैं पोटेंशियल, तो वही हमारे लिए 1 ओम का डिफाइन करेगा। ठीक है, वापस फिर से सुन लो। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम if 1 ampere of current flow through it when a potential difference of 1 volt is applied across it। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया रेसिस्टेंस और ओम्स के को लेकर। अब हम लोग चलो आते हैं फेलियर्स ऑफ ओम्स लॉ। देखो पहला टॉपिक्स हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये नोट्स तुम लोग को खुद बनाना है और इसके लिए थोड़ा सा बुक्स का हेल्प लोगे, इसमें पढ़ोगे तभी सारी बातें अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे हम प्रयास करेंगे तुम लोग को यहाँ पर समझा देने का। ठीक है, लिनियरली विद द करंट, ये समझने का प्रयास करो कि मान लो कि कोई कंडक्टर है। ठीक है, अगर इसमें फ्लो ऑफ करंट अगर हो रही है और ये करंट काफ़ी लंबे समय तक और काफ़ी अधिक एम्पियर की धारा इस पर अगर फ्लो हो रही है, तो इस पर क्या होता है कि जो कॉलिजन जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि रेंडम इधर उधर मूव करने के बाद ड्रिफ्ट कर रहे थे, वो आपस में कॉलिजन होने की वजह से ये हीट क्रिएट करता है। हीट क्रिएट करने का क्या मतलब है कि इसके अंदर रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो अधिक होने लगती है। तो शुरुआत इनिशियल स्टेज में भी और आई का जो रेशियो है वो तो स्ट्रेट लाइन आता ही है, यानी शुरुआती स्टेज पर अगर हम लोग बात करें तो भी और आई का जो हमारे पास ग्राफ था, ये शुरुआती दौर में ये स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन अत्यधिक समय तक ये जब करंट फ्लो होने लगता है तो ये धीरे धीरे कंडक्टर क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से इसकी रेसिस्टेंस बढ़ जाती है और रेसिस्टेंस बढ़ने के बाद जो लाइंस को ऐसे क्रॉस कर जाना चाहिए था, सीधा स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था, अब ये थोड़ा क्या करता है, कर्व हो जाता है। ठीक है, तो ये कर्व होने की वजह से इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आगे चलकर जो है हमारा ओम्स का रूल्स यहाँ पर फेलियर हो रहा है। ठीक है, तो ये बात हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ओम्स के नियम के अनुसार अगर हमारे पास लिमिट से अधिक अगर हम करंट फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, तो उसकी रेसिस्टेंस बढ़ जाती है और उस रेसिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो है हमारा जो भी और आई का जो ग्राफ है जिसके अनुसार एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन आने के बजाय वहाँ पर एक कर्व हो जाता है। तो ये हमारा पहला फेलियर हो गया इसके लिए। देखो सेकंड फेलियर्स के लिए हम लोग को सेमी कंडक्टर के पास आना पड़ेगा। ठीक है, ये टॉपिक्स अपने आप में पूरा कंप्लीट एक चैप्टर ही है जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो वहाँ पे सेमी कंडक्टर्स जो है ना 2 टाइप का पढ़ते हैं, एक पी टाइप का होता है और एक एन टाइप का। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, ये पी और एन टाइप क्या है वो सारा डिटेल हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। मान लो कि कोई अगर पी एन जंक्शन क्रिएट करते हैं, यानी पी टाइप और एन टाइप के कंडक्टर को हम यहाँ पे ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहते हैं, जंक्शन ऑफ द पी एन जंक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर बैटरी से जोड़े तो बैटरी से जोड़ने का हमारे पास 2 तरीका होगा। एक तो पी वाले टर्म को अगर हम लोग पॉजिटिव से और एन वाले टर्म को अगर नेगेटिव से जोड़ देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, फॉरवर्ड वाइज। ठीक, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम लोग को निकल के आता है ऐड करने का, मान लो कि ये हमारा पी एन जंक्शन है, पी और एन है, और अब इसको हम ऐड करते हैं। नेगेटिव वाले को जो टर्म है वो हमारा ये पी वाले के साथ, पी एक्चुअली ये प्लस को ही इंडिकेट करता है और ये जो एन है वो जो नेगेटिव है वो उसको हम लोग प्लस बैटरी के प्लस टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं, यानी जस्ट अपोजिट। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स वाइज, रिवर्स
22, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन का जब अगर हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो है वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट लाइन आने के बजाय इसकी जो ग्राफ है कुछ ऐसे आती है। मान लो कि ये ग्राफ पे हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग करंट जो है वो फॉरवर्ड 22 पे दिखाते हैं, फॉरवर्ड 22, ठीक है। देखोगे यहाँ पे, ठीक, ये करंट का फॉरवर्ड 22 के लिए हो गया और ये वोल्ट पोटेंशियल के लिए हमारा फॉरवर्ड 22 के लिए हो गया, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके और इसके जो फॉरवर्ड 22 पे जब हम लोग कनेक्ट करके रखे हुए थे, तो वैसे स्थिति में हमारे पास ग्राफ की जो लाइन्स है कुछ ऐसे आती है, ठीक है। ये सीधा स्ट्रेट लाइन जाने के बाद ये थोड़ा ऊपर कर्व की ओर हो जाती है। लेकिन अगर हम इस केस पे देखें, अगर हम इसी को आई अगर हम लोग बात करते हैं और ये हमारा रिवर्स 22 हो गया, और ये अभी के लिए हमारे पास ये भी रिवर्स 22 के लिए ही अगर हम लोग बात करते हैं, तो अब जो हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है, यानी ये ऐसे मुड़ जाता है। यानी कुल मिला के देखो तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं बता रहा। तो स्ट्रेट लाइन नहीं बताने का ये मतलब है कि ये सेमीकंडक्टर पर अप्लाई नहीं हो सकता, यानी ओम्स के जो नियम है उसको हम लोग सेमीकंडक्टर पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये भी हमारा ओम्स लॉ का एक फेल्योर है जो कि हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों नोट्स को बुक से कन्वर्ट करके लिखोगे, और यहाँ पर हम लोग अब ओम्स के तीनों फॉर्म को देख चुके हैं। ओम्स के वेक्टर और स्केलर फॉर्म को देखे ही, उसको प्रूव भी किए, और उसके फेलियर्स को भी हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास किए हैं। आई होप कि यहाँ तक तुमको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नोट्स सभी बच्चे बनाओगे जो मेरे पास पढ़ते हो, और इसके आगे हम लोग रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये बहुत सारा कुछ है जो इसमें हम लोग आगे आकर पढ़ेंगे। तो अब तक जो भी पढ़े हैं वो सारा वीडियो देखोगे। आई होप कि ये 12th फिजिक्स के लिए तुम लोग को काफ़ी हेल्प कर रहा होगा, और ख़ास करके जो नए बच्चे इस वीडियो को देखते हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, ताकि 12th फिजिक्स के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सबको हम लोग यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक्स पे देखेंगे।